मेरे उस्ताद और इस मुल्क के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट सर, अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े इल्काबात सर आप हमारे उस्ताद हैं। कहाँ सुरैया मुल्तानी अपना सुरैया मुल्तानी का जिक्र आपने भी थोड़ी देर पहले किया, तो वो मेरे चूंकि बहुत ही फेवरेट गुलकारा हैं, तो वो मेरे जहन पर उस वक्त से छाई हुई कि आप उनसे इंटरव्यू करने वाले हैं। तो लता मंगेशकर का आपने जिक्र कर दिया, और लता ने जमीन का क्या बोझ, उन्होंने तो आसमान का बोझ भी उठाया हुआ सर। तो सर वही मैंने कहा ना, जो वो म्यूजिक के लिए हैं, आप हम साइकियाट्री के लिए वही हैं। सर थोड़ा सा आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपके लाइफ जर्नी से, जो हमने भी कुछ देखा अपनी आंखों से, आप जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो आप बात करते थे अपने लेक्चर्स में, हमने एक दफ़ा सुना भी कि आपने मेडिकल कॉलेज के तीसरे दिन ही डिसाइड कर लिया था कि आपने साइकियाट्रिस्ट बनना है, और उसके पीछे शायद आपकी मदर का कोई ट्रॉमा था, पार्टीशन का भी। सर ये बात आज ऑन कैमरा भी ज़रा हमें बताएं ना थोड़ी सी। अच्छा, वो खैर क्या अब अपनी दिल के पे बोले मैंने जो बचपन गुजारा, तो साफ ज़ाहिर है कि मैं बड़ा बेटा था, तो माँ के साथ बहुत बॉन्डिंग थी, क्योंकि वाले साहब बहुत ट्रैवल करते थे अपने काम नौकरी के सिलसिले में। तो वालदा के साथ सबका ही रिश्ता अनोखा होता है। मेरा रिश्ता इसलिए अनोखा था कि मुझे ये लगता रहता था कि वो बहुत ज़्यादा माजी में रहती हैं सर, और माजी का जिक्र करती रहती हैं। 1947 में जो सब कुछ हुआ, जो सबको पता ही क्या हुआ, उसका जिक्र करती रहती हैं। तो वो इतनी बार उसका जिक्र करती थी कि मुझे वो सब अजबर हो गया हुआ था। और तो वो उसके बड़े गहरे नकूश थे, और वो जो बॉन्ड था उनके साथ, वो इसलिए बहुत गहरा था कि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ में भी मुझे उसका एक कोई सुपरफिशियल व्यू लेने ही नहीं दिया ज़िंदगी में। अगर उन्होंने कोई दाल पकाई है और मुझे खाने को दी है, तो मुझसे ये पूछा है कि अच्छा तो क्यों जी लग रही है, कि अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लगी मतलब होता है। अच्छा, फिर मैंने कहा मज़ेदार है, नहीं मज़ा कितने आ रहा है, किस तरह का मज़ा है। सो बिल्कुल इलिटरेट थी, सिवाय कुरान के उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन उनके अंदर ये जो गहराई आई हुई थी चीज़ों के बारे में, ये मुझे लगता था कि शायद उस वजह से आई है। जो उन्होंने देखा 1947 में, वो उनका घर उनकी आंखों के सामने जला, उनकी वालिदा उसमें कुरान पढ़ते हुए शहीद हुई, जल गई उसके अंदर ही, और खुद उनके एक निशान था बर्छी का जो उनके लगी हुई थी, और वो उसको दिखाते हुए बहुत घबराती थी, और वो एक ऑटोनॉमिक हाइपर अराउजल होता था जिससे तो उसका जिक्र किया करते। तो वो थे मेरे ऊपर उसके असरात, और मुझे समझ नहीं आती थी कि उसका हल क्या है। मतलब शी वुड देन गो टू वेरियस डॉक्टर्स, ये वो जाती थी, और मुझे दर्द होता है, वो कहते थे आपको पित्ते का दर्द होता है। उस जमाने में था भी नहीं, सोमेटाइज शायद करती थी वो अपने उन ट्रॉमास को। तो डॉक्टरी करने के बाद मैं तो डॉक्टरी करना भी नहीं चाहता था। पता नहीं आपको कभी बताया ये नहीं, मैं आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, मैं तो लॉयर बनना चाहता था। तो उनके ही कहने पे, उनके ही मुसलसल इसरार पर मैं डॉक्टर बना। तो फिर जिस वक्त मुझे वो लेक्चर जो हमारे 26 मार्च 1977 को हम आर्मी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट बैच में गए, और शायद 30 तारीख थी जिस दिन हमारा पहला लेक्चर हुआ, और वो पहला ही लेक्चर ब्रिगेडियर शुएब ने लिया। उस ज़माने में ब्रिगेडियर, बाद में वो जनरल शुएब हुए। वो हमें बाद में पता चला कि वो ही एक्चुअली फौज की साइकाइट्री के बानी और सब कुछ थे। तो उनको देखा और उन्होंने बात शुरू की, और मुझे ये लगा कि अच्छा तो ये था। मुझे यूँ लगा जैसे सब कुछ कनेक्ट हो गया। वो शुरू में ही लेक्चर के बिल्कुल शुरू में उन्होंने जो एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और उसका जो इम्पैक्ट पर्सनालिटीज पे होता है, तो I had this eureka feeling, कि as if everything had been solved, suddenly. तो उससे फिर वो फीलिंग पैदा हुई कि अच्छा यार, there is a subject जो कि चीज़ों को जोड़ देता है, सब कुछ को इकट्ठा कर देता है, और फिर वो इश्क शुरू हुआ जिसका आप जिक्र है
या जो मेंटल हेल्थ है सर वो उस लम्हे का लव ऑन फर्स्ट साइट। सर मैं बल्कि अभी ईरान जब गया तो मैंने वहाँ देखा कि हिजरत रोड थी एक, तो वहाँ मेरी गाइड ने कहा जी पर्शियन में भी हिजरत। मैंने कहा इतना शायद तकलीफ दे अमल है कि हर ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ भी एक ही है। तो उस तकलीफ़ को आपकी वालदा ने स्ट्रेंथ बनाया और फिर आपने उसको अपनी लाइफ बना लिया। अच्छा सर, अब मैंने ये बात यहाँ से शुरू इसलिए की कि ये स्टोरी बहुत कम लोग शायद जानते थे। इसके बाद की जो स्टोरी है वो सारी दुनिया जानती है कि कैप्टन मुअद्दत से ब्रिगेडियर मुअद्दत तक, और वो 2 कमरों का गंदा सा साइकाइट्री डिपार्टमेंट जिसमें लकड़ी की पार्टीशन थी जब मैं 4th ईयर फाइनल ईयर में था, और फिर एक पूरा इदारा AFIMH। सर मैं कनेक्ट यूँ करूँगा कि आप उस पोजीशन पे हैं कि आपको बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुँचती। हम आपके नीचे हैं, आपका सारी जो तनकीद है वो भी हम फेस करते हैं ठीक है। तो आपने एक इदारे में बहुत मेहनत की, 30 साल गुजारे, बट आप एक हाईएस्ट रैंक पे नहीं पहुँचे। यू डिड नॉट मेक टू द रैंक ऑफ जनरल। तो एक तो ये बताएं कि इतनी मेहनत, इतना इंडस्ट्रियस कैरियर, तो वो रैंक आपको क्यों नहीं मिला? पहला पार्ट ये है, कंपाउंड क्वेश्चन करूंगा। दूसरा पार्ट ये है जो हमने सुना कि यार वो देखो आपके जो आप राणा साहब करते हैं, तो राणा साहब एक तो जर्नैल नहीं बने, और दूसरे जब वो जर्नैल नहीं बने तो उन्होंने उस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार किया और वो बहुत स्ट्रेस में चले गए। वो दूसरों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं और वो बहुत स्ट्रेस्ड रहे। तो ये 2 सवालों के सर जवाब। पहली बात ये कि मैं जनरल इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं जनरल बनने के काबिल नहीं था। आई लैक द एट्रीब्यूट्स दैट अ जनरल नीड्स टू हैव, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. I think it was a great decision by Pakistan Armed Forces not to make me a general, and I think it's an excellent decision जो उन्होंने लिया, और नहीं बनाया मुझे जनरल तो बहुत अच्छा किया। स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं गया वो गलत तस्वीर है। मैं तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड रहता हूँ जनरली, और शायद स्ट्रेस मैनेजमेंट इसीलिए लोगों को पढ़ाता हूँ कि शायद उसी बहाने मुझे भी कुछ समझ आ जाए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। सो उस पर्टिकुलर इश्यू पर मैं तो मतलब बहुत ही गुनाहगार सा बंदा हूँ, ऐसा कोई नमाजी परहेजगार भी नहीं हूँ। मैंने उसके ऊपर बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे पे सजदे किए शुक्र के कि आई डिडंट गेट इनटू दैट रैंक एंड डिड नॉट कंटिन्यू। वो मेरे उस्ताद फैसल बशीर साहब कहते होते थे कि परिया मेला छड़ के जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि परिया मेला है और चले गए हैं उसमें से। तो बहुत ही वो लम्हा, बहुत ही मैं उसको अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हों में से एक लम्हा समझता हूँ, जिसमें कि मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में। मेरी जो मोहब्बत यूनिफॉर्म के साथ, फ़ौज के साथ, वो आज भी उतनी है। मेरे घर वाले ये कहते हैं कि तुम निकले कब हो फ़ौज से, क्योंकि मैं सारा साल मुख्तलिफ इदारों में जाता हूँ पाक फ़ौज के, और वहाँ जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जितने भी टाइप के, चाहे वो ऑफिसर्स के हैं चाहे जवानों के हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है उसको पहुँचाने की, उन तक कोशिश करता हूँ, उनकी कॉम्बैट वर्दीनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जहन में, मेरे दिल में जितनी ताज़ीम है फ़ौज के इदारे के लिए वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी ज़िंदगी में कर पाया वो पाक फ़ौज की वजह से था। तो absolutely no regrets. Sir. I love Pakistan Armed Forces. And you enjoyed your service? Oh, that's an understatement. Sir. मुझे पाक फौज ने जितना प्यार दिया, जितना खलूस, जितनी इज्जत दी, Sir. मैं समझता हूँ कि वो उससे बहुत ज़्यादा थी जो मैं डिजर्व करता था। तो इसलिए और फिर उसने मुझे साइकाइट्रिस्ट बनाया। यानी मुझसे मेरा इश्क जो था उससे मुलाकात कराई। सर आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या अहमियत हो सकती है। यानी मैं तो बगैर महबूब के मर जाता है यार सर। तो जिसने महबूब से मिलाया हो सर उसका तो एहसान ही नहीं कभी दे सकता सर। तो फौज तो मुझसे नहीं मिली सर। अच्छा सर, थोड़ा सा और आगे आते हैं हम, चूँकि एक जर्नी वो है जो हमने भी अपने मेडिकल कॉलेज के पहले ही दिन से आपके साथ किया है, और उस जर्नी में हमने आपके बहुत सारे शेड्स देखे हैं। उसमें से एक शेड है, थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल है लेकिन ये मैंने ज़रूर करना है, क्योंकि इस शेड से मुतालिक कल भी आपकी बहुत सारी बातें उस वक्त हमें समझ आई, बाहर निकल के फिर हमने कहा ये कुछ गड़बड़ है। कि सर जब शुरू में हमने आपको देखा, आपकी बहुत सारी टॉक्स होती थी, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा साइंस पे होता था, और जो नॉन साइंटिफिक मामलात हैं, रिलीजियस मामलात हैं, स्पिरिचुअल मामलात हैं, हमें ये लगता था, वी मे बी रॉन्ग, कि उस वक्त आप उनको अंडर एड्रेस करते थे या
वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे उस तरह नहीं होते थे। और उस वक्त भी हमें आपके मुतालिक, क्योंकि हम उस वक्त जज्बाती थे, बड़े हो रहे थे, हम तो बड़े ओवर रिलीजियस होते थे, तो हमें सिर्फ एक ये बात आपकी कि यार आप शायद रिलीजन में कहीं पीछे हैं, आपकी टॉक से हमें ये लगता था। अच्छा, अब हम उस एज में हैं कि अब हम साइंस को बहुत अहमियत देते हैं और हम कहते हैं कि यार जो नॉन साइंटिफिक चीज़ें हैं उनका जिक्र ज़रा कम किया जाए। और अब हम देखते हैं कि अब आप बिल्कुल ऑपोजिट उस पे हैं और अब आप साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को हर वक्त जोड़ने के चक्कर में भी रहते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा अमल पैरा है। मैंने तो बल्कि ये स्टेटमेंट भी दी, मैंने कहा सर ने हमें उल्टी साइड पे लगा के अब सर इस साइड पे लग गए हैं। तो ये सर जर्नी बताएं, ये क्या है? जी जी, एक्चुअली बिल्कुल सही आपकी असेसमेंट है। और लेकिन मैं यूँ समझें कि अपने आप को इसमें इस तरह से देखता हूँ कि जैसे एक पौधा होता है ना सर, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो सिर्फ उसकी रूट्स गहरी नहीं हो रही होती सर, वो सॉइल में और ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा होता और वहाँ वो ब्रांच ऑफ नहीं कर रहा होता सर, वो अपना तना भी मजबूत कर रहा होता है और उसके बाद फिर उसमें से शाखें निकल रही होती हैं और फिर उस पर फल और फूल लगते हैं। इस ज़िंदगी के सारे सफ़र में मुझे ये लगा कि साइंस जो थी ना वो उसका स्पिरिचुअलिटी के साथ रिश्ता ही गलत था। ठीक है, रिश्ता ये था जो सास और बहू का होता है, स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का। सास बहू के रिश्ता था, एंटी, यानी हाँ एंटी, मतलब एक दूसरे के खिलाफ। अगर कोई मतलब अच्छी भी चीज उसने कर दी है, साइंस ने कोई बहुत जबरदस्त चीज की है, तो वो भी रिलीजन के ऊपर फर्ज है कि उसको कहे कि गलत है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक बैर में थे। आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आना शुरू हुआ कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अपनी कमाईगी का एहसास बढ़ता गया वक्त के साथ साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई भी काम आप शिद्दत से करने लगते हैं या इश्क के लेवल पर करने की कोशिश करनी शुरू करते हैं ना, तो आपको अपनी कमाईगी का एहसास होना शुरू होता है कि मैं कितना कमज़ोर, कितना नहीफ, कितना कम समझता हूँ चीज़ों को। तो वो जो एहसास है वो बढ़ता गया। यानी वो जो एक जोम पैदा होता है ना साइंस पढ़ के कि मैं तो सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने तो साइकोलॉजिस्ट भी देख ली हैं, मैंने तो ये भी खंगाल लिया और मैं तो सारे पर्चे भी पढ़ता हूँ और पेपर्स भी देखता हूँ और येलो जर्नल भी है और फलां भी है और बाहर भी वो जाके लोगों से मिल लिया और यू नो द जायंट्स ऑफ साइकियाट्री, उनके साथ काम कर लिया। तो वो जो जोन था ना वो टूटना शुरू हुआ। और जैसे जैसे वो टूटता गया, जो अंदर खला बनता गया, जो वैक्यूम्स पैदा होते गए, ठीक है, उससे दो तीन बातें समझ आई। एक तो ये समझ आया कि किसी भी चीज का मुकम्मल सच हमें, हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर किसी चीज का सच समझ सके। ह्यूमन ब्रेन की ये कैपेसिटी ही नहीं है समझ सके। हाँ, वो ऐसे है जैसे कि मैं अगर स्कर्दू जाऊँ ना तो एक गाइड मुझे किसी जगह पे ले जाओ, क्या ये कोल्ड डेजर्ट है, तो जो हिस्सा वो मुझे दिखा देगा मैं देख लूँगा। लेकिन स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट नहीं है, नहीं ऐसे, वो बहुत बड़ा है ठीक है ना। तो ये मुमकिन ही नहीं है गाइड के साथ या बगैर गाइड के कि मैं मुकम्मल तौर पर सिर्फ स्कर्दू देख सकूं। स्कर्दू मेरे दिल के बहुत अजीज, बहुत करीब है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। तो मतलब क्या मुमकिन है कि आप सारा स्कर्दू देख लें? स्कर्दू एक पहाड़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते। तो फिर जिंदगी, साइंस, मेंटल हेल्थ, इसको कैसे समझ लेंगे आप मुकम्मल तौर पर? तो फिर ये समझ आई कि एक्चुअली जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है ना इस सच्चाई के साथ, वो ये हुआ है कि सच्चाई में हमने दो पोल्स बना दिए, एक स्पिरिचुअल और एक साइंस, और इनका आपस में वो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ वाला रिश्ता कायम कर दिया। अब ये दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पता ये चला एक्चुअली कि जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी ना सच्चाई की और हकीकत की, उसमें जो कंपोनेंट था साइंस का वो ये था कि एवरीथिंग इज ओनली ट्रू इफ इट इज एम्पिरिकल। यानी मैं उसको दिखा, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ और फिर जिसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ वो उसे रेप्लिकेट कर सकता है। दिस इज एम्पिरिसिज्म। ऐसे ही है। तो ये एक फलसफा था 16वीं 17वीं सदी का, उसने इंसानों को इन्फ्लुएंस किया, जो कुछ आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। तो मुझे ऐसे एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि यार मैं तो किसी शख्स से नहीं मिला हूँ जिसने मुझे एटम दिखाया हो, न्यूट्रॉन दिखाया हो, पॉजिट्रॉन दिखाया हो, पर मैं मानता तो हूँ ये सारा कुछ है।
ठीक। अच्छा, अगर किसी ने मुझे बताया भी है ये सब कुछ है, तो उससे मुझे डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं किया, सर और मैंने उसको रेप्लिकेट नहीं किया ना, उसने रेप्लिकेट नहीं किया, उसने भी पहले से नहीं किया, उसने भी नहीं किया, तो किसी ने भी नहीं किया, तो फिर मैं मान कैसे लिया है? तो ये तो आर्गुमेंट ही फ्लॉड है कि सिर्फ वो चीज जो कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं, सिर्फ वही सच है। सर ये आर्गुमेंट गलत है। वो साइंस है, सच नहीं है। हाँ, उस चीज का एक कंपोनेंट है जो आप पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ द होल। यानी यूं समझ लीजिए ना, जैसे रोशनी है सर, रोशनी के कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो व्हाइट लाइट के तौर पर अगर आप प्रिज्म में से गुजारें तो उसके 7 रंग हैं जो मैं देख सकता हूँ सर। वो 7 रंग रोशनी की रंग थोड़े ही हैं सर, वो मेरी कैपेसिटी है डेमोन्स्ट्रेट करने की और देखने की, और उस प्रिज्म की कैपेसिटी है जो उसको 7 रंगों में डिवाइड कर सकती है। तो रोशनी की तो बेशुमार रंग है, तो क्या इंफ्रारेड वेव्स नहीं एग्जिस्ट करती? क्या अल्ट्रावायलेट नहीं एग्जिस्ट करती? तो करती तो है, मुझे तो इन दिखाई देती, उसके लिए मेरे पास टूल्स नहीं। ठीक, जब टूल्स आए तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट होनी शुरू हो। जिसका क्या मतलब हुआ कि जो हिडन है ना, जो डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं हो सकता, जो मैं एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता, आपको दिखा भी नहीं सकता, और देयरफॉर आप उसे रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते, दैट आल्सो एग्जिस्ट्स। ये मेरा जर्नी था इनटू स्पिरिचुअलिटी। और फिर ये समझ आई कि सच्चाई की डेफिनेशन में फ्लॉ ये है कि आप एम्पिरिसिज्म पर आके रुक जाए, और यहाँ से वो जर्नी शुरू हुआ जिसके अंदर मैं अभी डूबा हुआ हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी हद तक उसका जो तिलिस्म है, उस शहर में हूँ, और उस तिलिस्म और शहर में मुझे जो सबसे इजी बात लगी, जो आपने सुनी कल, मैंने आपसे कल जिक्र किया, अभी आपके इस इंटरव्यू में भी करना चाहता हूँ, कि जो फिजिक्स वाले लोग हैं उन्होंने कितनी खूबसूरती से मेटाफिजिक्स को अब्जॉर्ब कर लिया, और उन्हें कितनी आसानी से क्वांटम फिजिक्स को अपने गले लगा लिया। ठीक है, उससे फिजिक्स को क्या नुकसान पहुंचा? क्या फिजिक्स कमजोर होगी? जो एम्पिरिकल फिजिक्स थी स्ट्रेंथन हुई, स्ट्रेंथन होगी, उसका स्कोप बढ़ गया। तो ये साइंस की बहुत बड़ी विक्ट्री थी, बहुत बड़ी विक्ट्री थी जब उसने एम्ब्रेस किया मेटाफिजिक्स को अपने साथ। तो साइंस की सबसे बड़ी विक्ट्री उस वक्त होगी जिस वक्त वो स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करेगी। दूसरा इशू ये था कि साइंस जो है ना, वो आपको एक दोराहे पे लाके खड़ा कर देती है। यानी आप एक दवाई इजाद कर सकते हैं साइंस की बुनियाद पर। अब ये कैसे तय होगा कि ये दवाई कितने में बिकेगी और किसके पास जाएगी और किसके पास नहीं जाएगी? ये साइंस नहीं बता सकती आप। इस डायलेमा में मैं कहाँ जाऊं? मेरा क्या नॉर्थ स्टार है? ठीक है, अब एक डायमेंशन आएगी वहां पर, तो वहां मुझे स्पिरिचुअलिटी में, या जो थोड़ा सा ये भी जुल्म है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मिक्स किया हुआ है हमने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो डायलेमा हल करने के लिए आपके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स रख दिए गए थे मजहब की इजाद से भी पहले? बिल्कुल, हमेशा से मैं यही आपसे कहने लगा हूँ कि ये जुल्म ना करें कि आप मजहब को और स्पिरिचुअलिटी को इकट्ठा करें, ये ना करें। ठीक है, वो मिरर न्यूरॉन्स और वो जो कैपेसिटी है स्पिरिचुअलिटी की, वो ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सिर्फ साइंस ने उसको डिवोर्स किया हुआ। अब मुझे स्पिरिचुअलिटी ने ये सिखाया कि बुनियादी तौर पर उस दवाई को ये तय करने के लिए इसकी कीमत कितनी होगी, मुझे 3 ऐसे टच स्टोन्स दे दिए, ठीक है, जो साइंस में नहीं है। पहला, हक। हक क्या है? साइंस नहीं बताती। ठीक है, ये गोली का इस्तेमाल कहाँ होना हक है, कहाँ एक्सप्लॉयटेटिव है। ठीक, ये साइंस नहीं बता सकती। वो कहती है जिसको मर्जी दो, जितने में मर्जी दो। मिरर न्यूरॉन्स बताएंगे। सर ये तो फिर मिरर न्यूरॉन्स बताएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब हक आ गया। दूसरा, मुझे स्पिरिचुअलिटी ने बताया कि खैर होनी चाहिए। सर, जब गोली पहुंचे उस तक जिसने खानी है, तो नतीजे में खैर निकलनी चाहिए, फलाह निकलनी चाहिए। सर, ठीक, ये स्पिरिचुअलिटी ने बताया। तो अब ये हक और खैर का जो तस्वुर था,
इसके बाद एक ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया स्पिरिचुअलिटी ने मेरे अंदर, जो कि साइंस में था ही नहीं सिरे से, मतलब बिल्कुल ब्लैंड थी, वो न्यूट्रल थी इस बारे में। वो थी जमालियात, एस्थेटिक्स, सर कि भूल जाओ एथिक्स को, क्योंकि एथिक्स तो साइंस ने भी बनाई हुई है। सर गोली देते हुए खूबसूरत क्या लगेगा कि ये गोली किसको मिले, तो हसीन लगेगा कि अगर ये गोली किसी की डिसेबिलिटी को ख़त्म कर सकती है, किसी को डिजीज़ को ख़त्म कर सकती है, और एक वल्नरेबल बच्चा है 11 साल का और वो पड़ा हुआ है और वो डिस्ट्रेस में है, और मैं उसको वो गोली देता हूँ और वो उठ के बैठ जाता है और मुस्कुरा देता है, तो इस मुस्कुराहट से ज़्यादा खूबसूरत कोई और शय है ही नहीं, और इसकी कोई कीमत नहीं लग सकती। अब ये जो 3 पहलू हैं, हक, खैर और हुस्न, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन आपको इंट्रोड्यूस करती है। तीनों के कोई मेजर्स नहीं है, ठीक है, तीनों की कोई रेप्लिकेबिलिटी नहीं। लेकिन सर ये तीनों ह्यूमन ब्रेन के अंदर एलिमेंट्स, वो न्यूरॉन्स मौजूद हैं, तो साइंस एक्सप्लेन तो करती है ना सर इसको? एक्सप्लेन तो जरूर करे सर, यार्ड स्टिक नहीं देती, ठीक है, रेप्लिकेबिलिटी नहीं देती, एम्पिरिसिज्म नहीं देती। क्या है हुस्न की एम्पिरिसिज्म अदर देन द गोल्डन रेशो, सर, ठीक है, which was not given by science, which is given by mathematics, सर, ठीक है, गोल्डन रेशो, सर, रेक्टेंगल, हुस्न, खूबसूरती, सर, ये तो मैथ्स ने सिखाई है, प्रोपोर्शन तो मैथ ने सिखाई, सर, ठीक है। सो नहीं देती, ये लाती है आपके अंदर। तो एक ऐसा शख्स, ठीक है, जो साइंसदान है, जरूरी नहीं है कि वो अपने साइंस की इन्वेंशन को, ठीक है, खैर के लिए इस्तेमाल करे, हक के लिए इस्तेमाल करे और खूबसूरती से इस्तेमाल करे, नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी बनता है। ठीक हो गया सर। इसके बगैर हिरोशिमा नागासाकी बनता है, इसके बाद फिर ऑरेंज गैस बनती है, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पिक्चर कंप्लीट साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिला के ही होगी। ये जिस वक्त ये यूं समझें कि दे आर सियामीज ट्विंस, इसके बगैर मुमकिन नहीं है कायनात की तस्खीर, कायनात के अंदर फलाह, इंसानों के अंदर जुड़त, उनके अंदर रिश्ता बन नहीं सकता जब तक साइंस और स्पिरिचुअलिटी सीमलेसली एक नहीं हो जाएंगे। सीमलेसली, कि एक दूसरे के अंदर और दूसरा पहले के अंदर पहचाना ही ना जा सके, जम हो जाए। सर थोड़ी सी हैवी बात होगी, थोड़ी सी बात को जरा लाइट करते हैं सर। हम यू आस्क फॉर इट सर अभी मुश्किल सवाल करने लगा हूँ सर। सर हम बड़े सगीर वाले लोग हैं ना, तो हम बड़े बहुत अरसा रिलीजन को एग्जिस्ट की है, तो हम थोड़े से बुत परस्त भी होते हैं। और हमने, जैसा मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज के पहले दिन से ही आपका बुत तराश लिया हुआ था, तो फिर हम आपको फॉलो भी करते हैं, आपकी बात भी हम पे बड़े इल्ज़ाम भी लगते हैं, कल्ट है। तो सर आपने 2 साल पहले हमने एक वर्कशॉप कराई लाहौर में, उसमें आपने हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, शुक्र हम लगे नहीं, वो थी इनविजिबल मनी की। तो सर मुझे ये बताएं कि इतना ज़बरदस्त फार्म हाउस, मर्सिडीज कार, ये तो विजिबल मनी से आपने ली होगी, तो ये विजिबल मनी कहाँ से आया है? और ये साइकाइट्री जो एक और हमारे पे है कि जी साइकाइट्रिस्ट एक राइट वे में बहुत ज़्यादा पैसे कमा के एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। सर पहली बात तो ये है कि ना तो ये घर मेरा है सर, और ना ही वो कार जिसका आप जिक्र कर सर, वो जो यहाँ नहीं है वो इनविजिबल है, उनका है। मैं जिस तक आप यहाँ से कभी दिन में आएंगे सर, तो आपको इस घर के उस कोने में ले जाऊंगा सर, जो मेरा कोना है सर। वहाँ पर एक चारपाई है सर, वहाँ पर एक हुक्का है सर, ठीक है, वहाँ पर मटका है सर, वहाँ एक झूला है सर, ठीक है, वो इस घर में मेरा हिस्सा है सर, और ये घर वालों को अच्छी तरह पता है सर मेरा सबसे खूबसूरत वक्त कहाँ गुजरता है सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आई डिसोन खुदा न खास्ता जो अल्लाह की बेशुमार मेरे ऊपर अनायतें और करम हैं, मैं उसके लिए सरबसजूद हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि वो सब चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो मुझ तक मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। उनको कभी मैंने अपने अंदर नहीं जाने दिया सर, ठीक है। अभी भी बहुत दफ़ा ऐसे मैं करता हूँ, और ये इसलिए नहीं कि ये कोई चीप पॉपुलैरिटी नहीं है। अभी भी किसी रिक्शे पे जाके लाहौर में बैठना और उस पे सफ़र करना, किसी वैगन में बैठना और पिछली सीट के ऊपर बैठ के सब लोगों को ऑब्जर्व करना कि क्या बातें करते हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, और उस पसीने की खुशबू को महसूस करना
जिसको दुनिया बदबू समझती है, ये मेरे मरूब तरीन जिंदगी के शौक हैं। सर ठीक है, तो जो कुछ भी हो आपके इर्द गिर्द, उसका वहाँ मौजूद होना कायनात का हिस्सा है, वो और आपके तसर्रुफ में है, उसके लिए शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। मेरा सर झुका हुआ है उसके लिए, लेकिन उसको अपने अंदर ना आने दो यार। सर बस ये एक बात है जिसकी कोशिश है, और ये जिन्होंने पहुंचाई मुझ तक, वो मेरे बड़े थे, मेरे साथीज़ा भी थे, मेरे ऊपर जिन लोगों के एहसानात हैं, उन्होंने ये बात मुझे सिखाई सर और इसलिए वो मौजूद है। देयरफॉर इनविजिबल मनी मैं आपको इसलिए कहता हूँ, और अल्लाह करे कि आप लग जाएं इस बत्ती के पीछे, क्योंकि बेसिकली इनविजिबल मनी जो है ना, वो रिश्तों को मजबूत करती है सर और इंसानों को इंसानों के साथ इस तरह जोड़ती है जो विजिबल मनी नहीं जोड़ सकती। सर ठीक है, और यहाँ फिर वही है साइंस और स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली सर कि जो विजिबल मनी है वो साइंस है सर और इनविजिबल मनी इन स्पिरिचुअलिटी है। तो जो मेरा रिश्ता उस मरीज के साथ है ना, जो कि मेरे यहाँ आता है, मुझे दिखाता है, फिर दवाइयाँ भी उसको मिल जाती हैं, फिर उसको वापसी का किराया भी मिल जाता है, दोपहर का खाना भी मिल जाता है सर, उसके साथ जो मेरा रिश्ता है ना, उसके नतीजे में अगली दफ़ा एक मुर्गी पाल के मेरे लिए लेकर सर आती है। उसने जो उस हद तक अंडे दिए होते हैं वो भी संभाल के रखती है सर, और फिर साग भी बना के लाती है, चटनी बना के लाती है सर उन जड़ी बूटियों की जो उसने खुद नंगे पांव जाके सर चुनी होती हैं, और मुझे आके कहती है, डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सर ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ के ठीक तशखीस करके दवाई दोगे। आप मुझे बता दें यार कि ये रिश्ता कौन सी फीस लेने से मेरे कायम कर सकता था कोई। सर तो अगर आप इस बत्ती के पीछे नहीं लगे ना मेरी जान, सर तो अब लग जाओ सर क्योंकि जो आपको इनविजिबल मनी की वैल्यू है ना सर, उस वैल्यू की कोई और चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती सर रिश्तों के दरमियान। जो नींद ये आपको पैदा करेगी आपके अंदर, जिस तरह की सर। नींद पैदा करेगी इनविजिबल मनी, सर वो मनी जो मेरे घर में एक मेरे भाई ने ना बहुत सारे एक दिन पैसे रखवा लिए, सर यार मेरी तो अजाब आ गया भाई। सर मैंने उसको कोई 1-1.5 बजे फोन किया, मैंने कहा तू किधर है, कहते हैं मैं अपने घर में हूँ। मैंने कहा तू अभी आ, सर उसको उठा इस नॉनसेंस को यहाँ। सर ठीक है, यू कीपिंग मी इनसोम्नियाक। सर ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक वो वाले पैसे हैं जो जगाए हुए हैं इंसान को और उसको सर। सोने नहीं दे रहे, सर और एक वो वाले हैं कि जिसका मेरा मजाक बना हुआ है घर में कि इस आदमी के साथ क्या करें कि ये ऐसे लेटता है, सर इसका तकिए पे बाद में जाता है और ये सो गया होता है। सर और जिस तरह की मीठी नींद में सोता हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, सर और मुझे यकीन है कि इसका कोई ताल्लुक उस बेड से या उस तकिए सर। से नहीं है, सर इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल मनी से। सर सर राइट सर श्योर। अच्छा सर, आते हैं अभी अगले सवाल पे। हमने जिस तरह शुरू से, हम तो साइकियाट्री में भी आपको देख के आए, फिर अब हम आप जैसे साइकियाट्रिस्ट ही बनना चाहते हैं, पोटेंशियल हो या ना हो। तो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट तो सर उसमें सर एक बात, अक्सर हम आपस में साइकियाट्रिस्ट ही बैठते हैं, फिर हमारे जो दोस्त साइकियाट्रिस्ट नहीं भी हैं, सर आप हमेशा, कल परसों भी हमने देखा कि बात कुछ और चल रही होती है, आप हमेशा एक डिफरेंट बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंट बात है, ये जो स्टार्ट ही वहाँ से होता है जब मैंने भी साइकियाट्रिस्ट बनने का फैसला किया, और आई हैड सो मैनी हर्डल, सिवाय मेरे वालिद साहब के, मेडिकल कॉलेज के टीचर्स हो गए और सारे जो होता ना, तो साइकियाट्रिस्ट बनना, फिर एक डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट बनना, हर जगह पे डिफरेंट बात करना, ये साइकियाट्रिस्ट खुद थोड़े बेसलाइन एंटी सोशल तो नहीं होते? खैर आपको पता है कि हमारे यहाँ एंटी सोशल तो बहुत हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं। नहीं, वो एंटी सोशल पीढ़ी की बात नहीं हो रही, लेकिन सर थोड़ा सा माशरे के से हट के एंटी सोशल का भी एक तो अरे नहीं, बहुत सारे लिटरेरी सर। मानी में आप उसे इस्तेमाल करें। मैं ये समझता हूँ कि जो इश्क है ना किसी भी चीज का, सर वो आपके अंदर एक तड़प पैदा करता है सर एब्स्ट्रैक्ट गहराई में जाने की। सर जब आप अपने सब्जेक्ट के साथ या जो भी चीज़ जिसमें आप इश्क में हैं, जिसके साथ आपका महबूबियत का रिश्ता है, वो आपको जो उसका जो सुपरफिशियल या कॉन्क्रीट सा पहलू होता है ना सर, जिसको आप कहें कि फॉर्म उसकी जो सर। होती है, वो उस फॉर्म से ना आपको आगे ले जाती है सर और आगे ले जाती सर है और आगे ले जाती है और बहुत आगे ले जाता है। सर
तो ये जो फॉर्म से बाहर निकलना है ना, ठीक है, ये फिर आपके अंदर ये कैपेसिटी पैदा करता है कि आप चीज़ों में से ना, जो मेरे फेवरेट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है वो जेस्टाल्ट है, दैट होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो जब भी आपको ये बात समझ आ जाती है ना, ये हकीकत समझ आ जाती है कि चीज़ें उस फॉर्म में आप काउंट कर सकते हैं, उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, वो एक शेप इख्तियार करती है। लेकिन जब शेप इख्तियार कर लेती हैं तो इंसानी दिमाग में एक सलाहियत है सर, उसका एक कमाल है, वो ये है कि वो एक वक्त में 3 कॉन्शियसनेस में रह सकता है सर। अब ये फिर गहरी बात हो जाएगी और थोड़ी सी आपके सुनने वाले बोर होंगे इससे, क्योंकि वही भारी वाली बात है सर। 3 कॉन्शियसनेस पैदा करती है, ये इंसान के दिमाग का कमाल है। एक ये इदराक कि मैं हूं और जो कुछ मेरे इर्द गिर्द है ये भी है सर, ठीक है, ये फॉर्म में इसकी कॉन्शियसनेस पैदा होती है। एक ये कि मैं हूं, जो मेरे इर्द गिर्द है वो भी है, मेरा इनका आपस में रिश्ता क्या है, मैं कहाँ खत्म होता हूँ, ये कहाँ से शुरू होती है। अच्छा, यहाँ तक की कॉन्शियसनेस जानवर में भी है, ठीक है। अब इंसान की सतह पैदा होती है, मैं हूं, जो मेरे इर्द गिर्द है वो भी है, मैं कहाँ खत्म होता हूँ वो कहाँ शुरू होता है ये भी है। लेकिन इन दोनों में जो मैं हूं और जो कुछ मेरे इर्द गिर्द है, इसके अंदर छुपा हुआ क्या है, मुबहिम, वो देखने की सलाहियत इश्क पैदा करता है। साइंस में उसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फर्क क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन मोशन, यानी वो देखी जा सकती है और वो डेमोन्स्ट्रेट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो छुपी हुई एनर्जी होती है जो मौजूद तो है, दिखती नहीं है। इश्क वो टूल है जो आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, और ये तीसरी कॉन्शियसनेस है जिससे कि आप चीजों की वो पोटेंशियल देख लेते हैं, जिसके बारे में वो ये कहता है कि मैंने डेविड कब बनाया है, ये तो छुपा बैठा था एक पत्थर में, मैंने तो वो एक्स्ट्रा पत्थर हटाया, बीच में से डेविड बाहर आ गया। ठीक है, ये जो कैपेसिटी है पोटेंशियल एनर्जी की, ये इश्क पैदा करता है, और ये वो चीज है जो कि आपको फिर अगर आप इस सफर पर निकल आए तो आपके अंदर कैपेसिटी पैदा करती है चीजों की पोटेंशियल एनर्जी को देखने की। ये वो पोटेंशियल एनर्जी थी जिससे मेरा और आपका रिश्ता कायम हुआ, और मैंने आपको एक कैडेट की हैसियत से देखा, या एक ट्रेनिंग की हैसियत से देखा, एक डॉक्टर की हैसियत से देखा, और आपको कहा कि फौज से चले जाए। सर ये भी आपने फौज पे एहसान किया। नहीं, लेकिन ये कि मतलब ये कि वो आपका जो पोटेंशियल था वो रियलाइज ही नहीं हो सकता था इस तरीके से जिस तरह माशाल्लाह अब हो रहा है रियलाइज। तो सर आपका क्या ख्याल है कि फिर जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो बेस लाइन पे ही उस इश्क के रास्ते के मुसाफिर होते हैं, तभी वो साइकियाट्रिस्ट बनते हैं? पोटेंशियल होता है, या इजी वे में करूँ तो वो फिर आम लोगों से वाकई डिफरेंट होते हैं जो सर्जरी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं? यानी कि देखिए वो भी मैं उसको कोई जनरलाइज नहीं करना चाहता सर, क्योंकि साइकाइट्री में भी तो बहुत लोग मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर आते हैं ना। मतलब एक कॉमन रीज़न साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो ज़िंदगी में खुद किसी न किसी स्टेज अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं, अपने मसाइल में फंसे हुए होते हैं, और उनके हल के लिए उनको ये लगता है कि स्पेशलिटी में चलो, विच इज़ नॉट, आई थिंक विच विल नॉट हेल्प सर। ठीक है, दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात उनके इर्द गिर्द उनके घर में या उनके कोई रिश्तेदार या उनसे उनका एक्सपोजर होता है, तो उनके मुश्किलात को देखकर वो कहते हैं कि यार इनका भी तो किसी को कुछ करना है, तो मैं स्पेशलिटी में चला जाता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इम्प्रेशनेबल एज में किसी स्पेशलिस्ट से मिल लेते हैं, जैसे मैं मिल लिया, ठीक है, हम मिल लिया आपसे तो फिर आपने कहा कि अच्छा यही बनना चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो वाहिद स्पेशलिटी साइकाइट्री, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ये वाहिद कैपेसिटी डिसिप्लिन है जो कि अपने अंदर इस बात का पोटेंशियल रखता है कि आप आशिक बन जाए, आप चीज़ों के छुपे हुए मानी देखने की सलाहियत अपने अंदर डेवलप कर सके। और ये सुपरवाइजर अपने ट्रेनिंग के साथ इस जर्नी पे जा सकता है, करा सकता है। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेनर जो अपने ट्रेनी को, ठीक है, इस सफ़र पर नहीं लेके जाता, वो उसका ट्रेनर नहीं है।
हाँ, ये अलग बात है कि वो रास्ते में बिछड़ जाए। ये भी हो सकता है कि वो स्पेशलिटी के मेले में बिछड़ जाए, कुंभ के मेले में जैसे बिछड़ते थे, तो फिर उनकी कभी मुलाकात ना हो। ये रास्ता थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना सर कि हम आपके शागिर्द होने की वजह से स्टिग्मेटाइज भी होते हैं। जिस तरह अक्सर कहते हैं जी, जिस तरह राणा साहब हमेशा वखरी गल कर देना, तुसी भी वखरी गल लेके आते हो। तो ये जो वखरी गल वाला मामला है, ये रास्ता मुश्किल तो है, मुश्किल है, लेकिन इस पर चलते रहना बहुत ज़रूरी है। वखरी गल जो होती है ना, वो इसलिए करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो दूसरों को थोड़ा सा एक और नज करती है, यू नो, कि हिल इंज भी तो हो सकता है, ऑल्टरनेट नैरेटिव, एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव प्रोवाइड करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आप जिंदगी में अगर एक और रंग नहीं ऐड कर सकते किसी कॉन्वर्सेशन में, एक और जहत नहीं निकाल सकते गुफ्तगू के अंदर या मामलात के अंदर, तो फिर उस इंटरेक्शन का फायदा कोई नहीं। सर, आप हर सिटिंग और हर मीटिंग में कॉन्शियसली निकालते हैं ये डिफरेंट चीज? कॉन्शियस नहीं, कोशिश, मतलब चीजों का देखने का जाविया वाकई एक मुख्तलिफ होता है एक आपका। अच्छा, अब कभी मेरे ना बच्चों से या शाजिया से, ये मेरे दोस्त जो मेरे बचपन के थोड़े से दोस्त हैं, सारे दोस्त वही हैं जो बचपन के थे सर, तो उनसे पूछे ना, तो वो मेरे बारे में एक बड़ी मजे की बात करते हैं और हंसते भी हैं और बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम ना बहुत एक ही वक्त में बैठे हुए फ़लस्तीन का केस लड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन दूसरी सिटिंग में तुम इसराइल का केस भी लड़ सकते हो। सर, व्यू ऑफ अदर्स, आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट। तो भाई इसराइल का क्या केस है यार? आई मीन देखो क्या कर रहे हैं सर, उसका कोई केस नहीं, लेकिन तुम लड़ सकते हो उसका केस, या तुम लड़ने लगोगे सर। अगर तुम्हारे सामने सारे फ़लस्तीनी बैठ जाए सर, तो तुम लड़ने लगोगे। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर गया हुआ था सर, कंबोडिया में, और वहाँ पर एक इसराइली साइकाइट्रिस्ट आए हुए थे। तो कॉन्फ्रेंस वालों ने कहा कि यार इसको यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर एशिया के साइकाइट्रिस्ट, उन्होंने कहा यार इसको फारिग करनी यहाँ से। मैंने उनको मना किया सर, और चूँकि थोड़ी बहुत मेरी, तो मैंने कहा नहीं, ये आया है, इसको कॉन्फ्रेंस पे रहने दें, इसको बोलने दें सर। सिर्फ ये है कि इसके साथ बैठते हैं और मैं भी बैठूंगा, हम इसको ये कहेंगे कि देखो तुम यहाँ पर साइंस के लिए आए हो और अपनी बात करने आए हो इस सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ तुम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे किसी को, तो सफीर बनने की कोशिश ना करना, रिप्रेजेंट साइकाइट्री है, हाँ, जो तुम काम करने आए हो बस ये काम करना। खैर उसने कोशिश की कि वो स्टिक करे, उसने जो प्रॉमिस किया था, कहीं वो बिट्रे कर जाता था उसको, लेकिन बहरहाल किया उसने, इट वेंट वेल, हमने सीखा उससे। एक दिन नाश्ते पे हम एक टेबल पे बैठे थे, वो आके मेरे साथ बैठ गया, मेरे साथ और भी लोग बैठे थे जो मेरे बहुत करीब हैं, ठीक है। अब वो मुझे देख रहे हैं कि ये कब उठेगा यहाँ से, ये तो आके हमारे साथ ही बैठ गया, तो वो उठने लगे तो मैंने उनको भी मना कर दिया और उनको कहा बैठो, ठीक है। अच्छा, अब वो बहुत नर्वस है, तो अब उसके ऊपर तो कोई बाइंडिंग नहीं थी ना कि वो अपनी बातें नहीं करेगा, तो उसने वो सिलसिला शुरू कर दिया और उसने बताना शुरू कर दिया कि क्या हुआ और किस तरह हुआ, जो एक इजरायली नैरेटिव है, बिल्कुल ऐसे, वो उसने देना शुरू कर दिया। मैं सुनता रहा चुप करके, सुनता सर। अच्छा, अब वो जो बाकी 2-3 लोग थे उन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया, और जो गजा का नैरेटिव है या फिलिस्तीनी नैरेटिव है वो हक बयान करना शुरू कर दिया, अप हो गया ब्रेकफास्ट टेबल। अच्छा, और साथ साथ वो दोनों तीनों चारों लोग जो मेरे प्यारे मेरे करीब बैठे थे, वो मुझे घूर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं कर रहे वो जो मैं हम कर रहे हैं। मैं चुप करके बैठा हुआ था, मैं उसकी बात भी सुन रहा था, इनकी बात भी सुन रहा था। जब ये सारी गुफ्तगू हो गई तो मैंने सबसे पहले इनको मुखातिब किया कि देखो, कभी ये मुमकिन था कि अगर ये शख्स यहाँ नहीं मौजूद होता तो आपको इसी चीज के बारे में एक और पर्सपेक्टिव या एक और एंगल, ये नहीं कि ये सही या गलत है, एक एंगल तो है ना, डिफरेंट एक एंगल है जो कि आपको पता ही नहीं लग सकता कभी। इट इज बायस्ड, इट इज रॉन्ग, इट्स एथिकली, आप उसको डिफेंड ही नहीं कर सकते। दिस इज अ साइड स्टोरी। पर क्या ये इल्म आपको हासिल हो सकता था? ये एंगल आपको पता लग सकता था अगर इस रास्ते में लगा, जो लाखों लोग होल्ड करते हैं, ठीक है ना? हाँ। और फिर उसने दिया, मैं
उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब देखो क्या होता है। खैर उसके बाद मुझे प्रेस चढ़ा है और वो मतलब एंड you know we could see that he was visibly shaken and he said yes you got a point. ये कैसे हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने उसकी बात सुनी, पूरी बात सुनी। बिल्कुल। हमारी जो प्रॉब्लम है या जो ट्रेजेडी है वो ये है कि हम एकदम जो शख्स आपसे मुख्तलिफ है, जो आप के अंदाज में नहीं सोचता, उसके साथ टकराव की कैफियत में जाते हैं, उसको अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यार कायनात में ऐसा कुछ नहीं है, जो बुनियादी नुक्ता है कायनात का वो जुड़त है, वो चीजों को इकट्ठा करना है। हम तो स्किज्म के अगेंस्ट हैं यार, हम तो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीट करने वाले हैं, हम तो तोड़ने को मुनासिब ही नहीं समझते, जोड़ने को मुनासिब समझते हैं। हेल्थ को कहते ही ये हैं कि यूनिसन और सिंक्रोनाइज होना, एक सिम्फनी बनाना, यही मेंटल हेल्थ है। तो फिर उसमें हम क्यों नहीं कर सकते ये कि हम एक और एंगल से भी चीज़ों को देखें और एक और पर्सपेक्टिव से भी देखें। ये बुनियादी क्वालिटी मेरे ख्याल में होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि वो दूसरे की जगह खड़े होकर देख सके, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सर फिर थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। सर जिस तरह आपने कहा ना कि कुछ इनविजिबल लोग हैं यहाँ पे जिनका ये घर भी है, तो आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट योर वाइफ। तो वी नो कि योर वाइफ वाज अ मीडिया पर्सन, और हम जब हमें पता लगा कि शी इज़ योर वाइफ, तो हमें याद आया जब हम छोटे भी होते थे, वो शाहजहाँ सिकंदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद वी यूज्ड टू लिसन। तो सर अभी ये बताएं कि दो सवाल करूँगा, अगेन कंपाउंड क्वेश्चन, कि एक मीडिया पर्सन के साथ हाउ यू हैड योर लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आजकल एक ट्रेंड, आप लास्ट टाइम इस पे बात करते कि जो वर्किंग लेडीज़ का और जो बच्चों के एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का, और बड़ा वो हमारे कोर्ट में बॉल फेंकती हैं, डॉक्टर साहब फिर हम काम छोड़ दें, अब काम छोड़ दें तो खाएं कहाँ से, जितनी महंगाई हो गई है। तो ये ज़रा इन दो चीज़ों को, देखिए एक तो पहली बात ये है कि खाएं कहाँ से, ये रीज़न नहीं हो सकता किसी भी खातून के काम करने का। मैं नहीं समझता कि खाएं कहाँ से लेकर किसी औरत को काम करना चाहिए। उसको काम इसलिए करना चाहिए कि वो एट पार है आपके इन सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ, बेटर, किसी भी मर्द से बहुत सुपीरियर है। वो एक और एंगल लेकर आती है जिंदगी का जो मर्द सोच ही नहीं सकता, ठीक है। और दुनिया कमजोर है, दुनिया नादार है उस पर्सपेक्टिव के, जो औरत का पर्सपेक्टिव है उसके बगैर। सर ऐसे ही, ठीक है। हर पैगंबर को अल्लाह ने एक ऐसी खातून से नवाजा, ठीक है, जिसके बगैर उसका पैगाम मुमकिन ही नहीं था। ऐसे, ठीक है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उनके साथ हज़रत खदीजा खड़ी, हज़रत अली हैं तो उनके साथ हज़रत फातिमा ज़हरा हैं, इमाम हुसैन हैं तो उनके साथ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। ये हो नहीं सकता कि मुकम्मल हो, वो नैरेटिव को क्लोज ही हज़रत ज़ैनब ने किया। हाँ, और ये तो खैर एक बहुत ही हमारे जो दिल के करीब लोग हैं उनका जिक्र कर दूं, जो जिनके ऊपर ईमान लाए बगैर हम मुसलमान ही नहीं हैं, उनका जिक्र क्यों ना करें कि अगर जुलेखा ना हो तो यूसुफ की तो स्टोरी में अजीज़े मिस्र नहीं बनेगा, वो गुलाम ही रह जाएगा, ठीक है। तो वो अपरेंटली एक नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक लास्टफुल एक्सपीरियंस के बगैर होती तो मूसा, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आप उससे भी आगे चले जाते हैं, हजरत हाजरा के बगैर क्या मुमकिन है कि आज का मक्का उस तरह से हो? जमजम सही कर रहे हैं, जमजम के कैन ही ना भरे हुए आते हैं ठीक है सर। अच्छा, तो अम्मा हवा के बगैर मुमकिन है सर? वो तो बिल्कुल। सो देयरफॉर पहले तो ये समझ लें कि जिंदगी के पहिए का मोशन मुमकिन नहीं है किसी खातून के बगैर जिंदगी का इक्वल पार्टनर बने हुए। सो नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजंस, जस्ट बिकॉज दे हैव टू, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट देम। मैं इसे हमेशा इस तरह से भी देखता हूँ, लाइट कर लेना अपने आपके ऑडियंस के लिए। सर, मेरी जिंदगी की एक जो शानदार एक्सपीरियंस था वो एक फिल्म देखना था, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। सर, उसके आखिरी सीन में बहुत ही सिंबॉलिक सीन है, और उसमें ये है कि वो एक पोस्चर इख्तियार करते हैं फाइट करते हुए अपने एनिमीज के साथ, जिसमें दे आर वॉचिंग ईच अदर्स बैक। सर, अगर आपके ज़हन में है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का सीन, तो उससे क्या होता है कि वो जो सारे उनके
जो एडवर्सरीज हैं जो उनके इर्द गिर्द सर। फैले हुए हैं, हाफ को वो कवर कर रही है मिसेस स्मिथ, सर और मिस्टर स्मिथ बाकी हाफ। कवर कर। तो उसको मैं देख रहा था तो मुझे ये लगा कि ओ माय गॉड, सो यानी दुनिया जो है उसके 360 जाविये हैं। सर 360 जाविये मैं तो कवर ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो रेंज है वो तो सर, 180 डिग्री है। 180 ऐसे ही है। तो बाकी 180 कौन कवर करेगा? तो मिसेस स्मिथ कवर करेगी। मैं बहुत ब्लेस्ड था इस लिहाज से कि जिंदगी की हर स्टेज पे, ठीक है, वो 180 जाविये को कवर करने वाला कोई था, ठीक है। तो उसका जो क्रेडिट है और उसको जो एनरिच करना है और उसको जो अपना पूरा पोटेंशियल डिस्कवर करना है, तो वो उसका पोटेंशियल तो नहीं है, वो तो एक्चुअली मेरी प्रोटेक्शन है सर। उसकी पोटेंशियल की रियलाइजेशन से मैं कंप्लीट हुआ सर जाहिर। तो मतलब अपनी जात की तकमील कर रहा हूँ सर मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। वाह। तो ये तो जिस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन रिश्तों के अंदर, तो एक्चुअली वो तो कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी जात की तकमील कर रहे हैं। सो इस अंदाज से आई थिंक देखने की जरूरत है, एंड देयरफॉर आई थिंक इट हैज बीन अ ह्यूज प्रिविलेज टू एंजॉय द सक्सेस ऑफ माय एस्टीम्ड वाइफ एंड ऑल दैट शी हैज अचीव्ड इन लाइफ इज श्योरली, मतलब लोगों को नहीं मालूम है, मच मोर देन व्हाट आई हैव लिटिल दैट आई हैव डन इन लाइफ। अपने ही सब्जेक्ट में, अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ विजिबल मनी भी विजिबल भी और इनविजिबल भी सर कमाया। हाँ, उसका एक डाउन साइड ये थी कि टेलीफोन आते थे तो टेलीफोन दूसरी तरफ से आते थे, सिकंदर साहब बोल रहे हैं सर। मैं कहता हाँ जी सिकंदर बोल रहा हूँ तो जरा शाजिया को बुला दो सर। तो वो एक एंगल था। दूसरा जो आपने कहा कि बच्चों की, सर यस, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज होता है सर। और ये जो मुल्क है और इसकी जो मुआशरत है, इसके अंदर एक स्ट्रेंथ थी जो हमने खो दी, जिस पर मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, कि वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये था कि चूंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरी बहन मेरे साथ थी, ठीक है, तो उन्होंने मेरे बच्चों को और उनकी तरबियत में जो रोल प्ले किया है सर, उससे उनकी शख्सियत के ऊपर जो सर उनका रंग चढ़ा है सर, वो तो कमाल ही है सर। लेकिन उसके साथ साथ ये कि उससे जो पीस ऑफ माइंड था सर, हम दोनों के अंदर, ठीक है, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो आपकी फैमिली है या जो एक्सटेंडेड फैमिली है या जॉइंट फैमिली है वो कोई चाइल्ड माइंडर्स है, खुदा न खास्ता नहीं, सर वो तो प्रोसेस है, वो it takes a village to raise a child, basically it takes a village. So I was very fortunate that I had that village around me who was raising my daughters. तो उनकी शख्सियत में अब कुछ पहलू मेरी माँ के हैं, कुछ पहलू मेरी बहन के हैं, कुछ उनकी खाला के हैं, कुछ उनकी बड़ी खाला के, छोटी खाला के हैं, कुछ उनके चचा के हैं, कुछ उनके दूसरे चचा के हैं, मेरे वालिद साहब के। जगह जगह एंगल्स मुझे नजर आते हैं जिस वक्त वो चीजें कर रही होती हैं। तो ये जो एक उनके अंदर कंप्लीशन आई, ये इन लोगों की वजह से आई जो उनके इर्द गिर्द थे। तो मैं और शाजिया इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें वो लोग, वो रिश्ते मुयस्सर थे जिन्होंने वो प्रोटेक्ट। तो ये जो भी लोग काम करते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, उन्हें इस बात का एहतमाम करने की जरूरत है कि वो इस कॉन्सेप्ट को, इस स्ट्रेंथ को मुआशरे की, जहाँ उनके पास ये सारे रिश्ते मौजूद हैं, इनको वो इस तरह करके एम्ब्रेस करें। ये एक बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है जो वो अपने बच्चों की परवरिश में करें। ये नहीं है इस वक्त हो रहा, तो ये बहुत खतरनाक है। मैं ये देखता हूँ कि अक्सर जो शादीशुदा जोड़े हैं वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कब हम इस जगह से निकलें और अलग हो जाएं, और वहाँ फिर वो लड़ते हैं एक दूसरे से, और उनको छुड़ाने वाला भी, और फिर एक अफ्रीकी मेड उनके बच्चे देख रही होती है। हाँ, और वो अब खुद सोचिए कि जिस बच्ची को एक मासी पाल रही है, उसकी शख्सियत के ऊपर इन फॉर्मेटिव ईयर्स किसका इंप्रेशन होगा? सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, और ये तो हम अपने क्लिनिक्स में आप मेरे से ज़्यादा ये जो मेरे ख्याल में हमें रिश्तों के अंदर डाइवर्सिटी है ना, उसे पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी की महबूब सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, आपकी औलाद आपकी महबूब नहीं है, आपके माँ बाप आपके महबूब नहीं है। आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने में वो महबूबियत के लेवल पर बहुत सारे लोग हैं सर, जो कि इस जिक्सॉ पजल के छोटे टुकड़े हैं जिनको मिलके वो जब वो मिलेंगे ना तो फिर ये महबूब चेहरा बनेगा सर।
तो ये जो तस्वीर है ये किसी तरीके से अगर पहुंच जाए सबको सर और वो अब्जॉर्ब करने लगे इन तमाम टुकड़ों को सर और समझ जाएंगे इसके बगैर ये तस्वीर नामुकम्मल रह जाएगी, सर मेरे ख्याल में फिर वही जुड़त की बात आ जाएगी। सर और सर मैंने आपसे एक सवाल शुरू में किया था जो लोगों के एंगल से था कि जब आप जनरल नहीं बने तो क्या स्ट्रेस आया। अब मैं एक और सवाल आपसे करने लगा हूँ जो मैं अपने हर गेस्ट से करता हूँ जो अमूमन 80 या 85 प्लस होते हैं। आप मेरे बड़े यंग गेस्ट हैं सर। तो और ये सवाल मेरे जहन में कहाँ से आया कि जब मैंने 35 ही क्रॉस किया तो मेरे घुटनों से आवाज़ें आने लग गई, ट्रैवल के बाद मेरी गर्दन में दर्द होने लग गया। तो मुझे लगा कि यार अब एक रिवर्स साइकिल भी होता है। सर एक स्टेज है अब जो 60 प्लस, तो एक सफ़र है जो कंक्लूड होना है। अब आज से 10 साल या 20 साल बाद जिस तरह आप स्टार ऑफ द महफिल होते हैं शायद आप नहीं होंगे, फिर एक वो सफ़र आएगा कि जब आप होंगे ही नहीं, ये एक रियलिटी है। सर उसके बारे में कोई ख्याल आता है और वो उस एंजाइटी को आप कैसे हैंडल करते हैं? आई सो लुक फॉरवर्ड टू इट। आप एंजाइटी की बात करें, आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू दैट सिचुएशन। मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मंजर पसंद है ना, वो मंजर है चिराग बुझते हुए देखने का सर, जलते हुए नहीं। सर आप कभी मौका मिले ना तो ये सर ने हमें पंच लाइन दे दिया आज का, सर चिराग बुझते हुए देखना पसंद करता। आप कभी ये कीजिए, और जितने भी लोग आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी किसी शमा को बुझते हुए और किसी चिराग को बुझते हुए ज़रूर देखें। सर उसकी अपने अलग रंग है सर, उसकी अलग रोशनी है सर, उसके अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद वो बुझने से पहले एक दफ़ा इतना ज़बरदस्त तरीके से भड़कता है कि वो सर। पूरी रात जलता रहा सर और अपने पीक पर भी उस तरह से नहीं जला था इस तरह बुझने से पहले। जिस तरह से वो जस्ट बिफोर। सर तो आई रियली लॉन्ग फॉर दैट मोमेंट कि जहाँ वो लम्हा आएगा जहाँ एक दफ़ा में I will have that gamma 40 experience, Sir. where everything will fire at one time, sir, and I am longing and yearning for that. sir, तो एक बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ मादूम होने का, sir, बुझने का। sir. अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप साइकियाट्रिस्ट बनना और एक मिलिट्री साइकियाट्रिस्ट बनना पसंद करेंगे? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक और तजुर्बे में से गुजरना चाहूँगा Sir. और किसी और कायनात के किसी और हिस्से में कुछ और नए एक्सपीरियंस के साथ आना चाहूँगा। ये हो गया और इसको बहुत एंजॉय किया सर, और इसको जैसे करना था कर दिया ना, अब कुछ Sir. और। सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। व्यूअर्स बहुत सारी बातें की और इस सारी पॉडकास्ट में से कोई ऐसी चीज़, एक पंच लाइन एक नहीं है जिससे मैं एंड करूं, लेकिन एक बात जो थोड़ी सी सोशल और पब्लिक सर्विस मैसेज और जिससे हमारे मरीज भी कम हो जाएंगे। जो सर ने बात की ना जॉइंट फैमिली सिस्टम की, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है ना, जिसकी वजह से हम लोगों ने तसव्वुर कर लिया है कि ख़ानदान सिर्फ वही है। और जिस तरह फ़ौज में छुट्टी के वक्त कहते थे ना जी फैमिली सिर्फ बीवी और बच्चे होते हैं, तो दादा के मरने पर छुट्टी नहीं मिल सकती, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। जॉइंट फैमिली रिश्ते लोगों के साथ रहें और ख़ुद को और अपने बच्चों को बीमार होने से बचाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।